एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहां हम डेली एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं विथ पीवाईक्यू, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। आज डे है 9, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स के मॉक क्वेश्चन कर रहे हैं और पीवाईक्यू को कर रहे हैं। यहाँ पे आपके दो मेन टारगेट पूरे होंगे। पहला, मॉक देना, एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ये पूरी सीरीज़ को अच्छे से अगर आप सॉल्व करते हैं तो। सेकंड, साथ ही साथ आपकी पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो भी आपके साथ साथ कवर होती जाएगी। मतलब कम समय में एक तीर से दो निशाना। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर करें इसे। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपकी कोई क्यूरीज हो तो उसे बताएं। लाइक करें ज़रूर और आप अपनी तैयारी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर या कोट कहना चाहूँगी। स्टार्ट वेयर यू आर। जहाँ हैं आप वहाँ से ही शुरू करें। यूज़ व्हाट यू हैव। जितना भी आपने पढ़ लिया है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना भी पढ़ लिया है उसे यूज़ करें। डू व्हाट यू कैन। जो और जितना आप कर सकते हैं वही करें। मतलब स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। आप जहाँ हैं वहाँ से शुरू करें। आपके पास जो है उसे यूटिलाइज़ करें। मतलब जितनी भी नॉलेज है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। डू, आप जो कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें। मतलब आपके सामने एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको उसे अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे आपको क्वेश्चंस तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे आपको सॉल्विंग पावर बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी जब हम अननोन क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपके पास नॉन क्वेश्चन आए तो उस पर भी अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि यूपीएससी गेम करती है कभी कभी। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फैक्चुअल, करेंट, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है कि वो करंट अफेयर्स के पीछे इतना दौड़ने लगते हैं कि अपने पास जो बेसिक नॉलेज है वो भी लैक कर देते हैं। आज आप देखेंगे कि यूपीएससी कैसे कैसे सवाल पूछती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1 जो यूपीएससी ने 2023 में पूछे हैं, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉन्ग ऑफ वुड। मतलब ट्री के होल से और वुड के लॉक से कौन है जो एक स्टिक मतलब एक लकड़ी के द्वारा इंसेक्ट्स को निकाल के खाने का काम करते हैं। मतलब इंसेक्ट निकालने के लिए टूल बनाते हैं। ये कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन से अवेयर होंगे। तो आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगटन। औरंगटन एक ऐसा एनिमल है जो इंसेक्ट्स को खाने के लिए, जैसे ट्री के होल से या लकड़ियों के लॉक से निकालने के लिए, वो एक लंबा सा टूल बनाता है। और आपके, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपके मिनिमम आंसर सॉल्व हुए हैं तो भी डरने की बात नहीं है। जो गलत हो रहे हैं उसे आप यूपीएससी नोट्स में इंक्लूड करते चले जाएं और अपने डर को एक साइड रख के इसे प्रैक्टिस करें। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, मैंने कहा है। और यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 मंत्र है, अलर्टनेस, अवेयरनेस, और कितना आप अटेंशन दे करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्योंकि यूपीएससी नॉलेज खेल कम है और वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और आप कितनी प्रेजेंट होकर उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, फैक्चुअल है कि नॉन फैक्चुअल है, ये सब भी आप नोट करते चले जाइएगा। सेकेंड, जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। जो बेसिक करंट अफेयर्स दोनों से आपको लिंक लगेगा। इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो IESSG ग्रुप है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। यहाँ पे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है ये। नंबर ए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी, द यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सी, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। डी, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप वीडियो पॉज करके ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो इन्वेसिव स्पेशलिस्ट ग्रुप है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड है। आपका काम है, ये तो आपका एक सॉल्व हो गया कि ये ग्रुप इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपका होमवर्क है कि और इसमें आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं, मतलब इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन 3-4 लाइन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2023 में पूछे थे आपके सामने, और आप इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो यूपीएससी प्रीलिम्स के 2023 में पूछे जाने वाले हैं, जा चुके हैं। विच रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रिसर्कुलेटिंग aquaculture system consider the following statement. Number 1, biofilter provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Second, biofilter convert ammonia present in fish waste to nitrate. 3, biofilter increase phosphorus as nutrient for fish in water. How many of the statement given above are correct? Option A, only 1. B, only 2. C, all 3. D, none. इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो 1 और 2 है ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, बट जो ऑप्शन नंबर 3 है, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश इन वाटर, तो जो बायोफिल्टर है वो डिक्रीज करता है फॉस्फोरस को इन द वाटर में, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा जा चुका है। आप देख पा रहे हैं कि करंट अफेयर से यूपीएससी कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। मरकरी पॉल्यूशन न्यूज़ में रहा है उस समय, उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने बेसिक्स और करंट अफेयर से कैसे लिंक किया है आप ध्यान दीजिए, बेसिक क्लियर रहना ज़रूरी है। 1, यहाँ पे मरकरी पॉल्यूशन के ऊपर पूछा हुआ है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं जब आप फिजिकल फॉर्म में आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हैं तब, क्योंकि बिकॉज लंबे आंसर होने की वजह से हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं। नंबर 1, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या गोल्ड माइनिंग से मरकरी पॉल्यूशन होता है? सेकेंड, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मरकरी पॉल्यूशन। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से भी मरकरी पॉल्यूशन होता है। 3, देयर इज़ नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। यहाँ पे कोई सेफ लेवल मौजूद नहीं है मरकरी के लिए कि हम इतना मरकरी खाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, तो इसका कोई लेवल नहीं है। तो इसमें से हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए, only 1. B, only 2. C, all 3. D, none. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, मतलब गोल्ड माइनिंग मरकरी पोल्यूशन दुनिया में हो रहा है। सेकेंड, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भी मरकरी पोल्यूशन कर सकता है। 3, कोई सेफ लेवल मौजूद नहीं है मरकरी का, मतलब मरकरी हानिकारक ही है चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो यूपीएससी ने 2023 में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा है, तो इसका जवाब भी आप दीजिए। देखिए कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, मतलब करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं बट उसे अपने बेसिक से रिलेट करना है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ए, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। ऑप्शन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्टिविटीज़ आर ऑफ्टेन कंसीडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। इस तरह से आपके टाइम्स बचते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपके आंसर को आपको पढ़ना है।
कि यहाँ पे कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन की बात कही गई है। नंबर 1, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। Second, increasing the alkalinity of ocean by adding lime. 3, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mine in the form of carbonate water. तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीनों ही एक्टिविटीज़ कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन में होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ज़रूर एक बार गूगल करें या अपने बेसिक बुक्स पे ज़रूर कवर करें इसे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान से पढ़ें कि जो भी आप जहाँ पे हैं वहाँ से स्टार्ट कर दें, जो भी आपके पास है उसको यूज़ करें और जो आप कर सकते हैं वो अभी करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर से यूपीएससी क्लियर तो होने से रहा। तो आप अपने अचीवमेंट, जितने भी अचीवमेंट गिने, जो भी अचीव किया है 10, 12, ग्रेजुएशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रिलैक्स करें और रिलैक्स करने के बाद ज़रूर ध्यान से पढ़ाई करें। मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी बिकॉज़ एक वीडियो में इतना बता पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपको मैं अधिक से अधिक चीज़ें दे पाऊँ। अगर आपको यूपीएससी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर मोर योर हेल्प। आपके सामने क्वेश्चन 6 आ चुका है जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में 2023 में पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व। उस समय कम्युनिटी रिजर्व न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट वहाँ पे कितने कम्युनिटी रिजर्व है ये ना पूछ करके यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा ये आप देखिए। नंबर 1, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। सेकेंड, हंटिंग इज़ नॉट अलाउ इन सच एरिया, वहाँ पे हंटिंग अलाउ नहीं है। 3, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। 4, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जो पुराने समय में हुआ करती थी। झूम कल्टीवेशन और भी है। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी ऑल 4। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। बिकॉज जो 4 नंबर है, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे खेती करना अलाउ नहीं है। जो कम्युनिटी रिजर्व एरिया होती है, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वहाँ पे सिर्फ आप कलेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें हैं वहाँ पे। अंडरस्टैंड? आप देख रहे हैं कि यूपीएससी कैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछती है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछती है, जिसके ऑप्शन कभी कभी शॉर्ट होते हैं, कभी कभी लॉन्ग होते हैं। आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप सॉल्व करें, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा जा चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको पढ़ने से नंबर 1, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। यहाँ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी विथ नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पे नाम आए हैं। सेकेंड, इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है उसका की रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है नागोया प्रोटोकॉल में, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, जो नागोया प्रोटोकॉल है उसको जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो मेन है। सेकेंड, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैव इम्पोर्टेंट functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। तो जो कम्युनिटी है वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है
बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के जुरिडिक्शन में। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन एंड नॉट टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो नगोया प्रोटोकॉल को फॉलो करती हुई है, और बाकी उसके काम जो है वो बहुत ही क्या क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको नहीं पता था तो अब अपने नोट्स में ज़रूर इसे इंक्लूड करें। यूपीएससी प्रीलिम्स करके एक नोट्स बनाए, एक कॉपी बनाए, उसमें अपने सारे डाउट को ज़रूर लिखें ताकि एग्ज़ाम के समय आप रिकॉल कर सके कि आपने ये मिस्टेक किया है जो कि नहीं करना है। और ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है, आप इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में पूछा जा चुका है। Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act 1986? अब आपको ये इजी लग रहा होगा। इजी लग रहा तो अच्छी बात है, बट ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आउट ऑफ कितने ज़्यादा मैक्सिमम आंसर सही हुए हैं। अगर कम हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से तैयारी करें क्योंकि अभी बहुत टाइम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो इतना वरीड ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल वाटर कमीशन, बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, डी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर, किसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा बनाया गया है? आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाई गई है। यहाँ पे आपको सर्च करना है और अपने नोट्स में ये इंक्लूड करना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के पहले और बाद में इसकी कंडीशन। ये न्यूज़ में थी तो इसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए आगे पीछे। यहाँ पे जितनी भी कमीशन है, बोर्ड है, अथॉरिटी है, एजेंसी है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कब बनी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, इसका काम क्या है। ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए और आपको ये अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। आज का आपका ये होमवर्क है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। यहाँ पे आप देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म ग्रीन वॉशिंग। उस समय ये वर्ड न्यूज़ में थी, तो जब कोई न्यूज़ में लगातार है 4-5 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये वर्ड न्यूज़ में है, तो मुझे इसका पता होना चाहिए। जैसे ग्रीन वॉशिंग हो गई, और भी बहुत सारे टर्म्स कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। ए conveying a false impression that a company's product are eco-friendly and environmental sound। फॉल्स इम्प्रेशन दिखाना कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटली साउंड करता है। बी नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। ये नॉन इंक्लूजन इकोलॉजिकल कॉस्ट है जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंट्री में शो करते हैं। सी इग्नोरिंग द डिजास्ट्रस इकोलॉजिकल consequences while undertaking infrastructure डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते समय डिजास्टर इकोलॉजी को हम इग्नोर करते हैं। डी मेकिंग मैंडेटरी प्रोविज़न फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? क्या ये कोई कॉस्ट है या एक इम्प्रेशन है? फॉल्स इम्प्रेशन। तो नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये ग्रीन वॉशिंग करना मतलब होता है कि अपने कंट्री के प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे एक कुवैत में एक फुटबॉल गेम हुई थी, वहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बट ऐसे शो करना जैसे कितने सारे कार्बन एमिशन के लिए कितने सारे नियम कानून हैं, बट जो इतने सारे फ्लाइट्स आ रहे जा रहे, इतने सारे मीटिंग्स हो रही, इतने सारे यूक्रेन रशिया का वार हो रहा है, तो वहाँ पे ये शो करना कि एक गलत इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ पे सब ठीक है, उसको बोलते ग्रीन वॉशिंग करना। कि आपने अपने घर में
ग्रीनरी के नकली पेड़ लगा लिए और कह रहे कि मैं ग्रीनरी में रह रहा हूँ, तो ये ग्रीन वॉशिंग हो गई है। जब आप ये फॉल्स इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट अच्छा बना रही है, जो कि नहीं बना रही है, इसलिए वो आपकी ग्रीन वॉशिंग में आती है। दिखाना, ग्रीन वॉश करना, कि दिखाना कि मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, बट वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। आपके सामने 10 और लास्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। आप देख पा रहे हैं कि इसके ऑप्शन कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आपके बेसिक्स थोड़े से भी क्लियर है तो आप इसे कर पाएंगे। और आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ कर आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे फिनिशिंग करनी है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं तो लास्ट में फिनिशिंग करते हैं, तो यहाँ पे फिनिशिंग मतलब आपको कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तब आप सॉल्व कर पाएंगे। जब आप में डर हाई होगा तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। तो आप अपने डर को साइड रखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले कि मैंने 10 एग्ज़ाम क्लियर किया है, 12 एग्ज़ाम क्लियर किया है, ग्रेजुएशन क्लियर किया है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ध्यान से वर्डों को भी देखते हुए पढ़ें तो आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है 10 नंबर का, जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मतलब हरा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, ये आपको पता ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 नंबर, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन के लिए एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेटर। 3, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। मैं यहाँ पे एक ट्रिक दूंगी, जब भी यूपीएससी कैन करके, चाहे सी सेट हो या जीएस पेपर हो, उसमें अगर कैन करके पूछ रही है तो चांसेस है कि ऑप्शन सही है। बिकॉज कैन मतलब हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड आ सकती है तो आ गई, कोविड के वैक्सीन बन सकते हैं तो बन गए। फिर कोविड की वैक्सीन कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं हम, सॉरी, मतलब आप कैन मतलब कुछ भी किया जा सकता है। कैन मतलब उम्मीद रहती है। तो आप कैन में मेनली आप सही ऑप्शन समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो कैन में मतलब यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके घर में अगर वाटर बोतल है तो वाटर बोतल का यूज़ आप बहुत तरह से कर सकते हो। उसमें ऑयल रखने का यूज़ कर सकते हो, उसमें डिटॉल रखने का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कैन भी हो या कैन हो, तो यहाँ पे आपको वो सेंटेंस सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है आगे के सेंटेंसेस तो ध्यान से पढ़ें और ऐसे आइडिया लगाए कि यूज़ तो किया जा सकता है। तो इसके करेक्ट आंसर मुझे लगता है आप लोगों ने दे दिया होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं मैक्सिमम। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप नए हैं तो सारे वीडियोस ज़रूर देखें इसके पहले, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़े भरते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, जो है जहाँ है वहाँ से आप शुरू कर दें। डरे ना, अननेसेसरी डर ना लें। अपने अचीवमेंट को गिने कि आपने क्या क्या अचीव किया है। 10, 12 ग्रेजुएशन आपने पढ़ाई करके पास किया है, तो ये भी एक एग्ज़ाम है छोटा सा जिसे आप पास कर लेंगे। तो कीप मोटिवेटेड, कीप स्माइल, और हमेशा अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में रखें। कोई भी हेल्प चाहिए हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ज़रूर जुड़े। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।